उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज का आपका प्री एग्जाम होने वाला है। यूके पीसीएसजे 2025 इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और अब समय आ गया है कि आप 50 ऐसी आईपीसी और बीएनएस से रिलेटेड ऐसी लैंडमार्क जजमेंट को रिवाइज करो जो आपके एग्जाम को क्लियर करा सकती हैं, जो आपके प्री एग्जाम क्लियर करने को के सपने को या तो मेक कर सकती हैं या फिर ब्रेक कर सकती है। ब्रेक तब होगा जब आप इन्हें नहीं करेंगे। सो मेक श्योर कि आप ये जो सारी जजमेंट आज हम आपके साथ कराने के लिए चैनल पर आए हैं, आप अपने नोट्स बनाते रहें। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। सोच के देखो, क्या एक कविता भी हेट स्पीच बन सकती है? या एक ऐसी गलती के बिना बताए अगर अरेस्ट किया गया है तो क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कस्टडी बन सकती है? फ्रॉम नानावतीज पिस्टल टू निर्भयाज करेज, फ्रॉम द फॉल ऑफ सेक्शन 377 आईपीसी टू मिसयूज ऑफ सेक्शन 498A धारा 498A के मिसयूज तक, वो सारी लैंडमार्क जजमेंट आज हम कवर करने वाले हैं, चाहे वो आईपीसी से रिलेट करती हो या इवन जो लेटेस्ट जजमेंट आपकी भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड है और आपके उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम में आने वाली हैं। तो तैयारी अपनी करके रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं सेशन को। जो सबसे पहली जजमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं उस जजमेंट का नाम है इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2025 सुप्रीम कोर्ट। और इसके अंदर जो भारतीय न्याय संहिता की जो धारा इन्वॉल्व हैं वो कौन सी हैं? सेक्शन 196, 197, 299, 302 एंड 57 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, ये धाराएं इन्वॉल्व है। ये केस एक पोइट और एमपी इमरान प्रतापगढ़ी से रिलेटेड था, जिन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान एक कविता पढ़ी थी जिस पर ये कहा गया कि ये वायलेंस को इंसाइट करता है और इसके खिलाफ, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। मगर जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब वो पहुंचे अपनी याचिका लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश करते हुए ये बोल दिया कि ए लिटररी पोयम, एक लिटररी पोयम जो एक मतलब क्रिएटिविटी है पोयम में, वो जो नॉन वायलेंस को प्रमोट कर रही है विदाउट एनी इंसाइटमेंट टू इमिनेंट लॉलेस एक्शन डज नॉट अमाउंट टू हेट स्पीच। कि मतलब एक कविता जो अहिंसा फैला रही है, अहिंसा के बारे में बोल रही है और वो किसी भी इंसाइटमेंट, किसी भी वायलेंस को भड़काने के लिए, उकसाने के बारे में बात नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो हेट स्पीच अमाउंट नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 पर रिलाय किया और कोर्ट ने यह कहा कि सिर्फ वही स्पीच पनिशेबल है जो इमीडिएट वायलेंस या फिर इलीगल एक्टिविटी को ट्रिगर करती है। इस जजमेंट का इंपैक्ट यह था कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 जो एनिमिटी को प्रमोट करने को एक ऑफेंस बनाती है, उसके मिसयूज को रोका गया और एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट भी सेट हुआ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिस्टिक फ्रीडम अंडर दी लॉ। रेलिवेंस ये है कि ये केस एक मास्टर की है टू अंडरस्टैंड द थिन लाइन बिटवीन द हेट स्पीच एंड द फ्री स्पीच, स्पेशली इन द प्रोटेस्ट एंड द पब्लिक एक्सप्रेशन। नोट करके रखिएगा स्टूडेंट्स इस जजमेंट को, हेट स्पीच और फ्री स्पीच पे ये जजमेंट हर बार आपको एग्जाम में साइट करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रख लीजिएगा और हो सके तो इस जजमेंट का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगली जजमेंट की तरफ चलते हैं। जजमेंट नंबर 2, विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये भी 2025 की है जजमेंट और ये जो जजमेंट है ये सेक्शन 409, 420, 467, 468, 471 और 120B कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है। इस केस के अंदर क्या हुआ, और साथ में आर्टिकल 22 क्लॉज 1 कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेटेड है। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेटेड है। एक मेजर व्हाइट कॉलर फ्रॉड के अंदर एक्यूज्ड को बिना ग्राउंड्स बताए अरेस्ट कर लिया गया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एवरी पर्सन अरेस्टेड मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट अंडर आर्टिकल
22 क्लॉज 1 इमीडिएटली एंड इन राइटिंग। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस के अंदर रीजनिंग ये दी कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेफगार्ड्स हैं वो सभी पे अप्लाई होते हैं, इवन फॉर कॉम्प्लेक्स फ्रॉड केसेस। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली। और इस जजमेंट की जो ये रेलेवेंस है वो ये है कि इस जजमेंट ने ये क्लियर किया है कि अरेस्ट का प्रोसेस भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन में बाउंड होता है, स्पेशली इकोनॉमिक और नॉन वायलेंट केसेस के अंदर। ये जजमेंट आप जरूर याद रखिएगा, उत्तराखंड जुडिशरी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कौन से क्वेश्चन में अरेस्ट और ड्यू प्रोसेस के कॉम्बो वाले क्वेश्चंस के लिए ये जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगली जजमेंट की तरफ चलते हैं। जजमेंट है के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1959 की ये जो जजमेंट है, ये किस पर है? आईपीसी सेक्शन 302 पर है। इंडिया का जो मोस्ट आइकॉनिक क्रिमिनल केस है वो यही है, जहां पर नानावती जो एक नेवल ऑफिसर थे ने अपनी वाइफ के लवर को शूट कर दिया था, गोली से उड़ा दिया था, मार दिया था। और इस केस के अंदर बाकी और क्या हुआ था? कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि डिफेंस ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन यहां पर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि नानावती हैड एनफ टाइम to cool down. He even visited the police station before firing the shot, or hence exception 1 to section 300 IPC is not applicable in this situation. इस केस का इंपैक्ट ये है कि ये केस था जिसने भारत के अंदर जूरी ट्रायल्स को अबॉलिश करने को ट्रिगर किया। और इस केस का रेलेवेंस ये भी है कि मर्डर केसेस के अंदर अगर प्रोवोकेशन का टॉपिक आए तो नानावती जजमेंट इज अ मस्ट कोर्ट प्रेसिडेंट। आपको ये बात ध्यान रखनी है। और क्या चीज ध्यान में रखनी है कि ये वाला केस हर बार मेंस और प्रीलिम्स कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, जब भी मर्डर से रिलेटेड कोई सवाल आता है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पर कोई केस आता है। अगली जो जजमेंट है वो है अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 सुप्रीम कोर्ट। 50 लैंडमार्क जजमेंट कर रहे हैं उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज के एस्पेक्ट से। इस केस की साइटेशन, ये केस 2014 का है और इसमें जो रेलिवेंट प्रोविजन इन्वॉल्व हैं वो सेक्शन 498A इन्वॉल्व है और उसके साथ साथ सीआरपीसी की धारा 41 भी इन्वॉल्व है। सीआरपीसी की धारा 41 भी इन्वॉल्व है। इस केस ने सेक्शन 498A आईपीसी जो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेट करता है उसके मिसयूज पर स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश सेट किया था। और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये लेट डाउन किया, ये डायरेक्ट किया कि कोई भी अरेस्ट, नो अरेस्ट शुड बी मेड जस्ट बिकॉज एन ऑफेंस इन नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल। की मतलब कि अगर कोई ऑफेंस सिर्फ नॉन बेलेबल है और वो कॉग्निजेबल है, सिर्फ इस बात पर हम ऑटोमेटिकली किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे। और 498A के जो डोमेस्टिक वायलेंस वाले केसेस हैं उसको मिसयूज को भी इसके अंदर हाईलाइट किया। कोर्ट ने अपनी जो रीजनिंग दी इस केस के अंदर वो ये दी, क्या रीजनिंग दी? 498 के ओवर यूज को फैमिलीज के लिए हरासमेंट का टूल बन गया था, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज की। और उसके साथ साथ अरेस्ट बिना प्रॉपर इंक्वायरी के अलाउड नहीं होगा 498A के केसेस के अंदर। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सीआरपीसी की सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी की जो चेकलिस्ट है वो जब भी कभी अरेस्ट होगा 498A के लिए उसको फॉलो करना पड़ेगा। चेकलिस्ट अंडर सीआरपीसी सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 बी जुडिशियल माइंड बिफोर रिमाइंड, ये बात जज साहब को भी ध्यान रखनी पड़ेगी। रेलिवेंस ये है, ये आपका सॉलिड साइटेशन है फॉर सीआरपीसी रिफॉर्म और उसके साथ साथ जेंडर जस्टिस जैसे रिलेटेड केसेस में आपको क्या ध्यान में रखना है? ये अर्नेश कुमार का जो जजमेंट है ये मोस्ट साइटेड केस है रीसेंट बेल रिफॉर्म क्वेश्चन से रिलेटेड। अब अगला जो जजमेंट है उसके ऊपर बात करते हैं। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 सुप्रीम कोर्ट। ये केस रिलेट करता है सेक्शन 124A आईपीसी सेडिशन से और उसके साथ साथ सेक्शन 66A आईटी एक्ट, जिसमें सेक्शन 66A आईटी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। ये केस में किससे रिलेटेड है? इंटरनेट पर अगर कोई पोस्ट की गई है ओपिनियन को लेकर तो और किसी को जेल भेजना, दैट इज व्हाट सेक्शन 66A वाज डूइंग। की मतलब अगर किसी ने अपने पर्सनल ओपिनियन साइट करके इंटरनेट पर कोई पोस्ट कर दी है तो उसके बेस पर किसी को अरेस्ट किया जा सकता था, ऐसा सेक्शन 66A कहता था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और ये कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज द लाइफ एंड ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी, रेस्ट्रिक्शंस मस्ट बी नैरो एंड नेसेसरी। कोर्ट ने क्लियर और प्रेजेंट डेंजर टेस्ट को यूज किया इस केस के अंदर और इमिनेंट लॉ लेस एक्शन टेस्ट को भी यहां पर अप्लाई किया। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि आईपीसी सेक्शन 124A जो सेडिशन से रिलेटेड है, सेडिशन सिर्फ तभी अप्लाई करेगा जब कोई स्पीच वायलेंस या फिर रिबेलियन को प्रोवोक करे। सिर्फ क्रिटिसिज्म पर सेडिशन इन्वोक नहीं किया जा सकता। और इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने जो रेलेवेंस बताया और इस जजमेंट का क्या रेलेवेंस है आप लोगों के लिए उसको भी समझने की जरूरत है। यह केस इंटरनेट फ्रीडम, सेंसरशिप और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स ऑन स्पीच के लिए ब्लूप्रिंट है। जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए यह केस फ्रीडम ऑफ स्पीच का कॉन्स्टिट्यूशन बाइबल है। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, अपने नोट्स पर लिख लीजिएगा और यहां पर आप यह ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम अगली जजमेंट की तरफ। अगली जजमेंट है आपकी नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यह केस रिलेट करता है सेक्शन 377 आईपीसी से और जो अब भारतीय न्याय संहिता के अंदर रिपील किया जा चुका है। अब इस केस के अंदर जो सबसे बड़ा सवाल था या जो एक सवाल सबके सामने उभर के आया था इस केस की वजह से, वो ये था कि क्या कानून आपको डिसाइड करने देगा कि आप किससे प्यार कर सकते हो। इन दिस हिस्टोरिक जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट डीक्रिमिनलाइज्ड कंसेंशुअल होमोसेक्सुअलिटी बिटवीन अडल्ट्स and struck down the archaic part of section 377 IPC. Decriminalized consensual homosexual activity between consensual adults, उसको डीक्रिमिनलाइज किया था। इस केस की रूलिंग ये थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इस केस के अंदर ये बोला कि प्राइवेट कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट बिटवीन अडल्ट्स आर प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 21 जो रिलेट करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से, और उसके साथ साथ आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, और आर्टिकल 15 जो प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन भी बताता है। व्हाट इज नेचुरल टू वन मे नॉट बी नेचुरल टू अनदर, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इज द सेंट्रल टू डिग्निटी। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर कहा कि रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की कोई क्या करना चाहता है उसकी खुद की मर्जी है और वो उसकी डिग्निटी का हिस्सा है। और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी रीजनिंग दी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। रीजनिंग ये दी कि कॉन्स्टिट्यूशन की मॉरलिटी पब्लिक या मेजॉरिटी मॉरलिटी से ऊपर है। इस केस की रेलेवेंस की अगर हम बात करें तो दिस केस इज अ लैंडमार्क फॉर LGBTQ राइट्स प्लस प्राइवेसी वाले क्वेश्चंस पर, कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी पर जरूर लिखना अगर यहां से आपका ऐसे या फिर मेंस के क्रिमिनल लॉ के अंदर आपका यहां से ऐसे इस टॉपिक पर सब टॉपिक पर क्वेश्चन आता है। आपके मेंस आंसर में अगर LGBTQ या कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का जिक्र हो तो ये जजमेंट आपको लिखना ही लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपके प्री के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज भी नोट कर लीजिएगा। अगले जजमेंट की बात करते हैं। अगली जजमेंट है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट। अब ये केस किससे रिलेटेड था? ये केस था सेक्शन 497 अडल्ट्री से रिलेटेड था। ये आपका ऑफेंस से रिलेटेड ये केस था और इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 जो अडल्ट्री वाला प्रोविजन है उसको स्ट्रक डाउन किया, विच क्रिमिनलाइजेज अडल्ट्री बाय मेन, अडल्ट्री बट ट्रीटेड वुमन एज द पैसिव प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड। यहां पर इस ऑफेंस की जो सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य वाली बात थी कि ऑफेंस हस्बैंड के खिलाफ माना जाता था। अगर वाइफ किसी थर्ड पर्सन के साथ अडल्ट्री में इन्वॉल्व होती थी तो ऑफेंस किसके खिलाफ कमिट होता था? वो हस्बैंड के खिलाफ कमिट होता था और हस्बैंड वाइफ को एक तरह से पैसिव प्रॉपर्टी की तरह माना था। रूलिंग इस केस के अंदर कोर्ट ने ये होल्ड किया कि अडल्ट्री एक सिविल रॉन्ग है, वो क्राइम नहीं है। लॉ आर्किक है, पैट्रियार्कल है और उसके साथ साथ ये आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, आर्टिकल 21 को वायलेट करता है और आर्टिकल 15 जो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ जेंडर वाली बात हमारे संविधान के अंदर की गई है, आर्टिकल 15 को भी वायलेट करता है। हस्बैंड इज नॉट द मास्टर ऑफ द वाइफ, ये बात क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर बोली थी। इस जजमेंट का इंपैक्ट ये है कि इट स्ट्रेंथन्ड द जेंडर इक्वालिटी इन द क्रिमिनल लॉ
और मोरल फ्लॉज आर नॉट इक्वल टू द क्रिमिनल ऑफेंस, ये भी बात सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर क्लियरली बोली थी। जब तक हार्म टू सोसाइटी प्रूव ना हो वो कोई भी क्राइम नहीं हो सकता। अगर इस केस के रेलेवेंस की बात करें तो इस केस को आपको क्योट करना है कहां पर, जेंडर न्यूट्रलिटी वाले क्वेश्चन के अंदर, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म पर, या फिर मॉरलिटी वर्सेस लीगैलिटी के टॉपिक से रिलेटेड आपको ये केस साइट करना है। ये केस 2025 का जो आपका उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम है वहां के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगली जजमेंट की तरफ चलते हैं। अगली जजमेंट है आपकी इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 सुप्रीम कोर्ट। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, देखिए इस केस के अंदर क्या हुआ था, जो एक्सेप्शन 2 है आपकी आईपीसी की, जो मार्शल रेप से रिलेटेड है, मार्शल रेप ऑफ माइनर वाइफ से रिलेटेड है, उसके बारे में ये केस है। एक शॉकिंग लूप होल था इंडियन लॉ में जिसमें माइनर वाइफ के साथ सेक्स को रेप नहीं माना जाता था अगर वाइफ 15 साल से 18 साल के बीच की है। पुराने जो हमारा सेक्शन 375 था उसके अंदर जो एक्सेप्शन 2 थी वो ये कहती थी कि अगर वाइफ 15 से 18 साल के बीच की है, मतलब माइनर ही है 15 से 18 साल की, और उस समय अगर हस्बैंड इवन फोर्सिबल नॉन कंसेंशुअल सेक्स भी करता है तो वो रेप नहीं माना जाएगा। पहले एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 375 आईपीसी अलाउ करता था कि हस्बैंड अपनी 15 ईयर से ज्यादा उम्र वाली वाइफ के साथ अगर सेक्स करेगा तो वो लीगली अलाउड है। इस जजमेंट में ये रूलिंग आई, ये जजमेंट आई कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्सेप्शन को रीड डाउन किया और ये बोला कि सेक्स विद माइनर वाइफ, चाहे वो 15 साल की है, 16 की है, 17 की है, 18 की है, वो स्टैट्यूटरी रेप होगा इवन इन मैरिज। दैट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस जजमेंट। और ये जजमेंट आपके अपकमिंग उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज ये ध्यान रखिएगा, इस केस ने क्या सेट किया, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 एक ऐसी चीज को सेट डाउन करता है, वो ये है कि मैरिज इम्यूनिटी नहीं देती है किसी को प्रोसिक्यूशन फॉर रेप इफ द वाइफ इज बिलो 18 ईयर्स। और इसके पीछे जो सुप्रीम कोर्ट की जो रीजनिंग थी वो ये थी कि ये वॉयलेट कर रही थी राइट टू बॉडीली इंटेग्रिटी, इसके साथ साथ पोक्सो एक्ट, चाइल्ड प्रोटेक्शन नॉर्म्स को भी। अगर इस जजमेंट के रेलेवेंस की बात करें तो आपको ये जजमेंट यूज करनी है किस पर, मार्शल रेप से रिलेटेड, हार्मोनाइजेशन ऑफ आईपीसी एंड पोक्सो और चाइल्ड राइट से रिलेटेड केसेस के साथ। जुडिशरी में कभी चाइल्ड प्रोटेक्शन या फिर मार्शल रेप का सवाल आए तो आपको इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का ये जजमेंट लिखना ही लिखना है। अब बात करते हैं अगले केस की, मुकेश वर्सेस स्टेट, जो निर्भया केस है, निर्भया गैंगरेप केस। साइटेशन 2017 में ये केस डिसाइड हुआ था। सेक्शन आपका सेक्शन 376 मेनली इन्वॉल्व था और उसके साथ साथ सेक्शन 302 मर्डर का केस यहां पर बनता था। 2012 की निर्भया गैंगरेप केस ने देश को हिला दिया था और उसका लीगल जवाब था ये जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी अपहोल्ड की कन्विक्ट्स के लिए। दिस इज नॉट अ केस ऑफ रिफॉर्म, इट इज अ केस ऑफ डेटरेंस। इस केस की रूलिंग ये थी कि क्राइम वाज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। कोर्ट ने कहा कि ये केस कलेक्टिव कंसाइंस को भी इंपैक्ट करता है। इस केस का जो लीगल सिग्निफिकेंस था, इस जजमेंट के आने के बाद सेक्शन 376A आईपीसी इंट्रोड्यूस किया गया और इसके साथ साथ इस केस के बाद जस्टिस जीएस वर्मा कमेटी बनाई गई और उसके बाद अल्टीमेटली आपकी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आई, जिसके अंदर सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड काफी रिफॉर्म्स वगैरह किए गए। ये रेलेवेंस है ये जजमेंट किन केसेस के अंदर, रेप जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड, क्रिमिनल सेंटेंसिंग से रिलेटेड और वुमेन सेफ्टी लॉ से रिलेटेड। आपके लॉ मेंस और जीएस आंसर्स में निर्भया केस एक पावर एग्जांपल है, आपको इसको कॉन्फिडेंस के साथ यूज करना है। अब अगली जजमेंट की तरफ चलते हैं। अगली जजमेंट है आपकी राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी से रिलेटेड। ये केस आपका 2017 का है और ये केस रिलेट करता है सेक्शन 498A आईपीसी से। सेक्शन 498A आईपीसी से रिलेट करता है। इस केस के अंदर रूलिंग क्या आई थी, इस केस के अंदर रूलिंग ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली वेलफेयर कमेटी को रिकमेंड किया जिससे अरेस्ट के पहले कंप्लेंट को वेरीफाई किया जाए।
कि मतलब अगर 498A के अंदर कोई कंप्लेंट आती है तो पहले फैमिली वेलफेयर कमेटी उसको वेरीफाई करेगी और उसी के बाद आगे का प्रोसेस होगा। ये बात इस केस के अंदर बताई गई। सेक्शन 498A जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं वो टूल बन गए थे हरासमेंट इन सम केसेस, और इस चीज को जुडिशरी ने रिकॉग्नाइज किया और इस केस के अंदर ये बोला कि जुडिशियल कॉशन इज नेसेसरी इन सच केसेस। यही कारण है कि इस केस के अंदर गाइडलाइन इशू की गई थी विद रेफरेंस टू दी सेक्शन 498A केसेस। ये बोला गया था कि कोई भी ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होगा। दूसरा फैमिली वेलफेयर कमेटी टू स्क्रूटनाइज FIR बिफोर एक्शन, ये भी ध्यान में रखना होगा। और उसके साथ साथ मैजिस्ट्रेट को ये वेरीफाई करना होगा कि देयर शुड बी कंक्रीट ऑब्जेक्टिव मटेरियल बिफोर प्रोसीडिंग और टेकिंग एक्शन इन द केस। लेटर सोशल एक्शन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2018 का केस है, उसने ये क्लैरिफाई किया कि जो राजेश शर्मा के केस के अंदर फैमिली वेलफेयर कमेटी के बारे में बात की गई थी वो मैंडेटरी नहीं है, वो सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है। अगर रेलिवेंस की बात करें तो ये केस आपको यूज करना है कौन से केसेस के अंदर, इन केसेस रिलेटिंग टू डोमेस्टिक वायलेंस, CRPC अरेस्ट गाइडलाइंस एंड जेंडर न्यूट्रल एप्लीकेशन वाले केसेस के अंदर। CRPC रिफॉर्म्स में अगर कोई एक जजमेंट लिखना है तो दिस इज इट। आप इसको अभी से स्क्रीनशॉट कर लो, आप लिख लीजिएगा राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2017 की ये आपकी लैंडमार्क जजमेंट है, आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगली जजमेंट है पप्पू खान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2019 सुप्रीम कोर्ट। और ये केस किससे रिलेटेड है? ये केस है सेक्शन 376 IPC रेप से रिलेटेड और पोक्सो एक्ट से रिलेटेड। This case is a grim reminder that protection of children is non-negotiable in criminal jurisprudence. Facts आपको क्या ध्यान रखने हैं? इस केस में क्या हुआ था, एक माइनर लड़की को रेप और ब्रूटल मर्डर हुआ था। हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस को रिड्यूस कर दिया था साइटिंग मिटिगेटिंग फैक्टर्स। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्राइम इनह्यूमन और डायबॉलिकल था, इसलिए डेथ सेंटेंस रिस्टोर किया गया। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन जो है वो पैरामाउंट है। द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस लीव्स नो स्पेस फॉर मर्सी। और इस केस की अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट रीअफर्म्ड द रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन अंडर बच्चन सिंह एंड क्लैरिफाइड दैट पोक्सो एंड IPC सेंटेंसिंग प्रोविजन ऑपरेट कंकरेंटली। अगर रेलिवेंस की बात करें तो ये जो केस है ये हमें याद दिलाता है, और ये इसका इंपॉर्टेंस कहां पर है? रेप लॉ वाले केसेस के अंदर, माइनर से विक्टिम जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड और पोक्सो IPC इंटरफेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वहां पर ये केस का सिग्निफिकेंस बनता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए सेंटेंसिंग इन चाइल्ड रेप और पोक्सो ओवरलैप, तो पप्पू खान परफेक्ट साइटेशन है आपके पूरे मार्क्स लाने के लिए। अब अगली जजमेंट की बात करें तो अगली जजमेंट है प्रियदर्शनी माटू केस, संतोष कुमार सिंह वर्सेस स्टेट अलियास प्रियदर्शनी माटू केस। संतोष कुमार सिंह वर्सेस स्टेट अलियास प्रियदर्शनी माटू केस 2010 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, और इसके अंदर जो प्रोविजंस इन्वॉल्व हैं सेक्शन 302 मर्डर और उसके साथ साथ सेक्शन 376 रेप से रिलेटेड प्रोविजन है। ये एक ट्रेजिक केस था दैट हाईलाइटेड द नीड फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट इन जस्टिस। इनिशियली ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज्ड को एक्विट किया डिस्पाइट एक्सेप्टिंग हिज कल्पेबिलिटी, साइटिंग बेनिफिट ऑफ डाउट ड्यू टू द लैक ऑफ डायरेक्ट एविडेंस। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपील में एक्यूज्ड को रेप और मर्डर के लिए गिल्टी माना और डेथ पेनल्टी अवार्ड कर दी। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन को अपहेल्ड करते हुए डेथ सेंटेंस को लाइफ इंप्रिजनमेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया ड्यू टू द लैक ऑफ प्रायर क्रिमिनल रिकॉर्ड। द क्राइम वाज हीनियस बट नॉट बियॉन्ड रिफॉर्म। इस केस का रेलेवेंस ये था कि ये केस हमें दिखाता है, पहला, इंपॉर्टेंस ऑफ री एप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस एट द अपीलेट लेवल। दूसरा, बैलेंस बिटवीन द डेटरेंस एंड द रिफॉर्मेशन इन सेंटेंसिंग। तीसरा, लिमिट ऑफ ट्रायल कोर्ट डिस्क्रिशन। अगर रेप मर्डर के किसी केस में एविडेंस हैंडलिंग, अपीलेट पावर्स या सेंटेंसिंग की बात हो तो आपको संतोष कुमार सिंह वर्सेस स्टेट यानी के प्रियदर्शनी माटू जजमेंट को लिखना ही लिखना है। अब अगले केस की बात करते हैं, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980।
ये केस डेथ पेनल्टी पर है, आईपीसी सेक्शन 302 पर है, फाउंडेशन जजमेंट है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एंड लिमिटेशन ऑफ डेथ पेनल्टी इन इंडिया। इशू क्या था इस जजमेंट के अंदर, क्या डेथ पेनल्टी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को वायलेट करती है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि नहीं करती, आर्टिकल 21 का हनन नहीं करती, लेकिन जो डेथ पेनल्टी है वो सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही अवार्ड की जानी चाहिए। लाइफ इंप्रिजनमेंट रूल है और डेथ पेनल्टी आपकी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, एक्सेप्शनल केसेस के अंदर ही दी जाएगी। और इस केस के अंदर जो डॉक्ट्रिन यही लेट डाउन किया कि लाइफ इंप्रिजनमेंट इज द रूल एंड डेथ पेनल्टी इज द एक्सेप्शन। ऑफेंस मस्ट बी एक्सेप्शनली ग्रेव, ब्रूटल एंड शॉकिंग। कोर्ट मस्ट असेस बोथ एग्रेवेटिंग एंड द मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस बिफोर इम्पोजिंग द पनिशमेंट इन सच केसेस। इस केस का रेलेवेंस ये है कि ये केस मस्ट कोर्ट है इन एनी आंसर ऑन डेथ पेनल्टी, सेंटेंसिंग पॉलिसी और आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन पर। चाहे आप मेंस लिख रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हो, बच्चन सिंह नॉन निगोशिएबल प्रेसिडेंट है अगर डेथ पेनल्टी से रिलेटेड आपका कोई सवाल आता है। अगला जजमेंट है मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 सुप्रीम कोर्ट। मच्छी सिंह versus State of Punjab 1983 Supreme Court. This case gave structural clarity to the rarest of rare doctrine from the Bachchan Singh case. कोर्ट ने 5 कैटेगरीज ऑफ एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस डिफाइन किए मर्डर के केस में डेथ पेनल्टी अवार्ड करने के लिए। पहला, मैनर ऑफ कमीशन क्या है, दूसरा मोटिव बिहाइंड द एक्ट क्या है, और तीसरा सोशल इंपैक्ट क्या है, चौथा विक्टिम का स्टेटस क्या है, और पांचवा मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम क्या है। इनके बेसिस पर आप एक कलेक्टिव कॉल लेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि लाइफ सेंटेंस देंगे या फिर डेथ पेनल्टी अवार्ड करेंगे। When the collective conscience is so shocked that society demands the highest penalty, only then should it be awarded. अगर हम बात करें, even in such cases possibility of reformation must be considered. रेलिवेंस की बात करें तो ये एक मस्ट यूज फ्रेमवर्क है फॉर स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसिंग एनालिसिस इन आईपीसी 302 मर्डर रिलेटेड क्वेश्चंस। आपके इंटरव्यू या मेंस आंसर्स में मच्छी सिंह का स्ट्रक्चर्ड टेस्ट जो 5 क्राइटेरिया लेट डाउन किए हैं वो आपको जरूर इंक्लूड करना है, या आपके आंसर को लीगली साउंड बनाएगा। अब अगली जजमेंट की तरफ करते हैं। जजमेंट नंबर 15 पर हम पहुंच गए हैं। अगली जजमेंट है धनंजय चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1994 सुप्रीम कोर्ट। धनंजय चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1994 सुप्रीम कोर्ट। ये केस किससे रिलेटेड है? ये केस रिलेट करता है सेक्शन 376 आईपीसी से और सेक्शन 302 मर्डर से रिलेट करता है। ये भी एक भारत का एक आइकॉनिक केस था जिसमें डेथ पेनल्टी एक्चुअल में एग्जीक्यूट भी की गई थी। फैक्ट थे, एक्यूज्ड एक सिक्योरिटी गार्ड था और उसने रेप और मर्डर किया था एक स्कूल गर्ल का उसके अपार्टमेंट में। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी वो ये थी कि डेथ पेनल्टी अपहेल्ड की जाती है। साथ में एक्ट थी वो एक बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट था और विक्टिम वाज वल्नरेबल एंड डिफेंसलेस इन दिस केस। ब्रूटल क्राइम अगेंस्ट वुमन मस्ट बी मेट विद स्टर्न पनिशमेंट। ये सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट कहना था कि अगर कोई भी महिलाओं के साथ जघन्य अपराध करेगा तो हम भी उसके साथ सख्ती से निपटेंगे। लेटर दिस केस बिकम अ रेफरेंस पॉइंट इन इंडियाज डेथ पेनल्टी अबोलिशन वर्सेस द रिटेंशन डिबेट। रेलिवेंस यही है कि ये क्रूशियल है रेप मर्डर सेंटेंसिंग के लिए, विक्टिम सेंटरिंग जस्टिस के लिए और पब्लिक पॉलिसी इंप्लीकेशंस ऑफ कैपिटल पनिशमेंट के लिए। जुडिशरी एस्पिरेंट, अगर क्वेश्चन आए ऑन रेप मर्डर जूरिस्प्रूडेंस और एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी, ऑलवेज साइट धनंजय चटर्जी। अब अगले पार्ट को शुरू करने से पहले बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की। टिल नाउ वी हैव कवर्ड सर्टेन जजमेंट्स on Indian sentencing policy, from child protection to rape jurisprudence and from reformation to retribution. These aren't just judgments, they are building blocks for your judiciary exam answers. Comment down आपकी कौन सी फेवरेट केस रहा है अभी तक। जितने भी केस हमने डिस्कस किए, चाहे वो क्या वो बच्चन सिंह का केस है या वो
प्रदर्शनी माट्टू का केस है। अब अगले केस की तरफ चलते हैं, स्टेट वर्सेस राम सिंह, निर्भया गैंग रेप केस अगेन। मुकेश वर्सेस स्टेट 2017 का भी यही केस है, ठीक है। इस केस के अंदर क्या हुआ, स्टेट वर्सेस राम सिंह निर्भया केस, ट्रायल कोर्ट, फास्ट ट्रैक साकेत कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो मुकेश वर्सेस स्टेट बन गया 2017 सुप्रीम कोर्ट। सेक्शन जो इन्वॉल्व थे, सेक्शन 376 आईपीसी, सेक्शन 302 मर्डर और 201 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस से रिलेटेड ये केस करता है। दिस इज द केस दैट रीडिफाइंड इंडियाज रेप लॉ। 2012 के अंदर निर्भया इंसिडेंट ने सबको शॉक कर दिया था, पूरे देश का कंसाइंस हिल गया था। यंग पैरामेडिकल स्टूडेंट was brutally gang raped and assaulted with an iron rod inside her private part in a moving bus in Delhi. ट्रायल कोर्ट ने विद इन मंथ्स डेथ पेनल्टी दे दी थी और 4 अडल्ट एक्यूज्ड को। सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंटेंस को अपहोल्ड किया था इस केस के अंदर। द ब्रूटैलिटी ऑफ द क्राइम डिस्ट्रॉयड द सोल ऑफ द नेशन। इट क्लियरली फॉल्स अंडर द रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी। ये केस जो था वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में फॉल करता था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी डेथ पेनल्टी ही कंफर्म की। मेजर लीगल रिफॉर्म था इस जजमेंट के बाद जो आया वो कौन सा था, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। इसी केस के बाद जस्टिस जीएस वर्मा कमेटी भी बिठाई गई थी। ब्रॉडर डेफिनेशन की बात करें तो ये सेक्शन 375 की अमेंडेड डेफिनेशन, ब्रॉडर डेफिनेशन को भी लेके आया। फास्ट ट्रैक कोर्ट को जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया। और इस केस के रेलेवेंस की बात करें तो ये एक फ्लैगशिप प्रेसिडेंट है फॉर टॉपिक्स ऑन विक्टिम जस्टिस, आर्टिकल 21 रेप लॉ रिफॉर्म्स एंड सेंटेंसिंग जूरिस्प्रूडेंस पर। आपके हिसाब से क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जस्टिस को फास्ट बनाया या कॉम्प्रोमाइज किया है? आप बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। डोंट फॉरगेट, अगर क्वेश्चन आए ऑन रेप लॉ इवोल्यूशन, स्टार्ट विद निर्भया, इट इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट एंकर, ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगले जजमेंट की तरफ चलते हैं, वो है रूपन देवल बजाज वर्सेस केपीएस गिल। इंसल्टिंग मोडेस्टी से रिलेट करता है ये केस, इंसल्टिंग मोडेस्टी से रिलेट करता है। द अर्लीस्ट स्पार्क फॉर द वर्कप्लेस सेक्सुअल हरासमेंट लॉ इन इंडिया। ये पहला हाई प्रोफाइल केस था जहां पर एक आईएएस ऑफिसर ने पुलिस डीजीपी के खिलाफ कंप्लेंट की थी एंड द कोर्ट स्टूड बाय हर। केस ये था कि रूपन देवल बजाज ने एक्यूज किया पंजाब के डीजीपी केपीएस गिल को फॉर इनअप्रोप्रिएट टचिंग इन एन ऑफिशियल डिनर पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर क्वैश करने से मना कर दिया और अलाउ किया प्रोसिक्यूशन टू गो फॉरवर्ड इन दिस केस। और ये एक मैसेज दिया स्ट्रॉन्ग कि नो वन इज अबाउ द लॉ, नॉट इवन हाईली डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर्स। गिल वॉज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 354। ये केस नेशनल डिबेट बन गया ऑन डिग्निटी ऑफ वुमन इन ऑफिशियल सेटिंग्स। रेलिवेंस ये है कि ये इंपॉर्टेंट केस है बिफोर विशाखा गाइडलाइन एंड पोश एक्ट 2013। परफेक्ट है फॉर क्वेश्चंस रिलेटेड टू वुमेन्स डिग्निटी, जेंडर बेस्ड ऑफेंसेस एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। इफ योर एग्जाम आंसर्स ऑन, इफ योर एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाते हैं जेंडर जस्टिस से रिलेटेड, नेवर स्किप दिस केस। इट वाज अ गेम चेंजर बिफोर एनी कोडिफाइड लॉ इवन एग्जिस्टेड ऑन दिस एस्पेक्ट। नेक्स्ट केस इज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1997 सुप्रीम कोर्ट। ये केस है सेक्शन 354 पर, सेक्शन 509 पर और वर्कप्लेस हरासमेंट पर, अलॉन्ग विद आर्टिकल 21 एंड 32 पर। India's constitutional weapon against workplace sexual harassment. This case is the India's weapon against workplace sexual harassment of women. This case arose after the gang rape of Bhavri Devi, a social worker who tried to stop child marriage. Supreme Court ने इस केस के अंदर ऑब्जर्व किया कि there is no dedicated law to protect women at workplaces. So the court Article 32 को यूज करके विशाखा गाइडलाइंस दी। एनफोर्सिएबल अंटिल पार्लियामेंट मेक ए लॉ ऑन दैट पॉइंट। राइट टू वर्क डिग्निटी इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। इतनी गाइडलाइन, इन्हीं गाइडलाइन ने फाउंडेशन लेट डाउन करी किसकी, पोश एक्ट 2013 की। और रेलिवेंस ये है कि ये मस्ट कोर्ट केस है फॉर क्वेश्चन ऑन जेंडर इक्वालिटी एट वर्क। जुडिशियल एक्टिविज्म
पे सवाल आए तो आपको ये मेंशन करना है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ वुमन पे भी ये केस आपको साइट करना है। जब भी जुडिशरी मेंस में वुमन राइट्स या वर्कप्लेस सेफ्टी पर कोई क्वेश्चन आए, विशाखा गाइडलाइन को आपको सेंटर में रखना ही रखना है। इट विल विन मार्क्स फॉर यू। अब बात करते हैं अगली जजमेंट की, जो जजमेंट है मथुरा। जो अगली जजमेंट है आपकी वो है मथुरा रेप केस, तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, 1979 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। आईपीसी सेक्शन 375 रेप पर ही है, कंसेंट और कस्टोडियल रेप पर यह लैंडमार्क जजमेंट है। दिस वन केस एक्सपोज्ड द डार्केस्ट फ्लॉज ऑफ आवर रेप लॉ। मथुरा जो एक 16 ईयर ओल्ड ट्राइबल गर्ल थी, वो रेप की जाती है पुलिस स्टेशन के अंदर बाय कांस्टेबल। सुप्रीम कोर्ट ने बोला रेजिस्टेंस नहीं हुई तो ये रेप नहीं है। इमेजिन, कस्टोडियल सेटिंग में क्या कंसेंट फ्री हो सकता है? दिस जजमेंट स्पार्क नेशनल डिबेट एंड लेड टू क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983। कस्टोडियल रेप के लिए रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। कंसेंट को ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन की जरूरत थी इन आईपीसी सेक्शन 375 के अंदर। अगर हम रेलिवेंस की बात करें तो ये जजमेंट टर्निंग पॉइंट बना फॉर विक्टिम वल्नरेबिलिटी जूरिस्प्रूडेंस, स्टैट्यूटरी रिफॉर्म थ्रू पब्लिक प्रेशर और कंसेंट इन कस्टोडियल सेटिंग्स पर। यूज दिस इन ऐसे टाइप आंसर्स टू शो हाउ social movements can drive legal reform, a powerful combo of the law and activism. Now coming to the last judgment of today, that is Sakshi versus Sakshi versus Union of India 2004 Supreme Court, जो बात करती है definition of rape की, section 375 की। This case sought to expand the legal understanding of the rape. NGO साक्षी ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि पिनो-वेजिनल रेप को ही रेप क्यों माना जाता है जब किसी दूसरे बॉडी पार्ट या किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया जाए तो उसको भी तो रेप की डेफिनेशन में माना चाहिए। बाकी फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट का क्या, उनको रेप क्यों नहीं माना जा रहा? सुप्रीम कोर्ट ने सिंपैथेटिक होते हुए कहा हम एग्री करते हैं मगर इस पर हमारी पावर नहीं है, इस पर सिर्फ पावर किसकी है? पार्लियामेंट की ही है कानून बनाने की। बट इस पेटिशन ने बीज बनाया और ये जो केस था बीज बना फॉर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। जेएस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के बाद आपने देखा होगा कि रेप की डेफिनेशन को बहुत एक्सपैंड कर दिया गया है और उसके अंदर not only penile vaginal but also other kind of penetration have been included in the definition of rape. Relevance ये है कि ये केस perfect example है for judicial legislative interplay, evolution of IPC section 375 और उसके साथ साथ trauma informed legal expansion के लिए। With this जो हमारे आज के top 20 लैंडमार्क जजमेंट ऑन आईपीसी एंड भारतीय न्याय संहिता थे वो कंप्लीट होते हैं। आप बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि क्या आप और भी ऐसे ही जजमेंट और नेक्स्ट सेशन में चाहते हैं तो वो फीडबैक भी जरूर दीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको कल या परसों में हम एक और सेशन आपके साथ लेके आए जहां पर आपके यूके पीसीएस जे एग्जाम से रिलेटेड और 30 जजमेंट को, तो टोटल 50 जजमेंट हो जाएंगी आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता से, उनको डिस्कस कर दिया जाएगा। आपकी फीडबैक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। उससे पहले एक बात और जरूरी उद्घोषणा करना चाहूंगा, एक डिक्लेरेशन देना चाहूंगा, एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि 15 अगस्त 2025 से दून लॉ मेंटर पर 2 फ्रेश बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। हमारे जुडिशरी और एपीओ एग्जामिनेशन प्रिपरेशन से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज लॉन्च किए जा रहे हैं। एक बैच स्पेसिफिकली फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होगा। हिंदी माध्यम स्टूडेंट्स के लिए अलग से बैच चलाया जा रहा है, उनकी क्लासेस मॉर्निंग में होंगी और उसके साथ साथ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का भी बैच चलाया जाएगा, उनकी क्लासेस इवनिंग में होंगी। इसके रिगार्डिंग आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारी एंड्रॉइड ऐप पर मिल जाएगी। दून लॉ मेंटर को तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए और जैसे ही ये कोर्स की लाइव नोटिफिकेशन आपके पास आती है आप उसके अंदर तुरंत एनरोल कर लीजिएगा। हिंदी माध्यम के लिए अलग बैच,
और इंग्लिश माध्यम के लिए अलग बैच लॉन्च किया जा रहा है। कंप्लीटली हिंदी माध्यम और उसी तरह कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया जा रहा है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।